ये तो सुनते आए हैं कि पानी, दूध में पानी मिला दिया जाता है, यहाँ पानी के अंदर दूध मिलाया गया है। अंदाज़ा रिगिंग का, ये क्वांटम है रिगिंग की जो पाकिस्तान में रवा रखी गई है। तो मैं आपसे कन्वर्ज करूँगा NA 130, इसमें मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद का मियां नवाज शरीफ के साथ। क्या होता आया है पहले भी, मियां साहब किस तरह से यहाँ तक आए, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ इन रिज़ल्ट्स के मुतालिक बताना चाहूँगा कि जो सूरत हाल सामने आई, जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो अराउंड मिडनाइट, मैं ये बता दूं कि इस हलके में NA 130 के टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो थे 376 पोलिंग स्टेशन टोटल। और टोटल 376 में से 334 के रिज़ल्ट जो हैं वो अनाउंस हो गए थे। और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास फिर जो यहाँ पर आए, वो उसके बाद जो लास्ट रिज़ल्ट आया वो 342 का था ना, 342 लास्ट रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ वो 342 का तक आया। और उस रिज़ल्ट के मुताबिक जो सूरत हाल थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रिज़ल्ट के मुताबिक ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के 1,01,933 वोट थे। ये 342 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं ये। और इसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ के जो वोट थे वो 80,895 वोट थे। 33 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट बाकी थे कि इलेक्शन को रोक दिया गया और रिज़ल्ट आने बंद हो गए। सारी रात बाकी जो थी, आधी रात के बाद ये रिज़ल्ट नहीं आए। और उसके बाद सुबह दिन चढ़ गया, और दिन चढ़ने के बाद जब एकदम से एक बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल के अंदर रिज़ल्ट आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट 376 पोलिंग स्टेशन का जो अनाउंस हुआ, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ के 1,79,310 वोट और डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो वोट उसमें आए 1,04,485 वोट। ये डिफरेंस आपको बता दूं ताकि ये आपको ये समझ आ जाए कि क्वांटम ऑफ रिगिंग क्या थी। ये मैं आपको बता दूं, ये 33 पोलिंग स्टेशन जो रिमेनिंग थे ये उनका रिजल्ट है। इसमें से ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिए हैं 342 के रिजल्ट। अब ये रिजल्ट जो है 33 रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है उसके मुताबिक जो है मियां नवाज शरीफ के वोट जो पड़े हैं उनको 33 पोलिंग स्टेशन में, वो उनको वोट पड़े हैं 98,415 98,415 वोट जो हैं मियां नवाज शरीफ को 33 जो रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन थे उनके वोट दिखाए गए हैं, इतने पड़े हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 342 में 1 लाख से ज़ायद वोट लेके 1,01,000 से ज़ायद वोट लेके जीत रही थी, उनको 33 पोलिंग स्टेशन जो बाकी बचे उनमें वोट दिखाए गए हैं 2,552 वोट। 33 पोलिंग स्टेशन से 2,552 वोट उनको पड़े हैं, ये दिखाए गए हैं उसके अंदर। ये वो जो रिग्ड रिज़ल्ट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। और इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि NA 130 के अंदर PP के हल्का 173 एंड 174 ये पूरे 2 हल्के इसमें शामिल हैं। और 170 हल्का जो है उसके 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इसमें आते हैं।
और इनके मिला के जो वोट यहाँ पे बने, ये 2 कंप्लीट पीपी के और एक में 14 पोलिंग स्टेशन के वोट, ये टोटल वोट जो थे 2,46,346 वोट बनते हैं जो पोल हुए 130 के हलके के अंदर। और जो इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है वो हलका नंबर 130 जो अनाउंस हुआ है नेशनल असम्बली का, मियां नवाज शरीफ और इनके सारा मिलाकर, उसके मुताबिक 3,19,043 वोट पड़े हैं। यानी आप देखिए, बड़ी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल बात है कि हर जो वोटर आता है वोट कास्ट करने के लिए, उसको 2 जो है वो बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक नेशनल असम्बली का सब्ज़ रंग का, एक वाइट कलर का वो प्रोविंशियल असम्बली का। यानी जितने वोट आपको टोटल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से प्रोविंशियल असम्बली के निकलेंगे, उतने ही वोट जो है वो बैलेट पेपर जो है वो आपको नेशनल असम्बली के मिलेंगे टोटल। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है दोनों में, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो 70,000 की जो लियाकत चट्टा साहब ने भी, कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बात की है, वो भी बात यहाँ भी साबित हो रही है। ये सब जगह इन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई है रिगिंग की, कि करना है तो फिर ये टू द कोर रिगिंग की जाए। 72,697 वोट जो हैं वो जायद वोट नज़र आते हैं। और जो इन दोनों को कैलकुलेट कर लें अगर आप, तो वो 74,000 प्लस वोट है। ये ख्याल ही नहीं, उस जल्दबाजी में, अर्जेंसी के अंदर इस बात का ख्याल ही नहीं किया गया कि वोट का टोटल जो तनासब है और टोटल तादाद जो है वो बराबर रहे। उन्होंने इस उजलत में कि मियां नवाज शरीफ को जिताना है और ज़रूर जिताना है, और वो 74,000 का डिफरेंस कहाँ से लेकर आए हैं, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसका जवाब जो है जो कास्ट वोटों के अंदर मौजूद है। ये मैं वो बात आपसे कह रहा हूँ जिसकी एविडेंस मौजूद है, जो अनाउंस हो चुका हुआ है। ये वो रिज़ल्ट है जो अनाउंस हो चुका हुआ है। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि कितनी मैसिव रिगिंग जो है वो की गई है, और रिगिंग करते वक्त ख्याल भी नहीं किया गया। और हम आपको एक और बात बता दूँ, ये मैं सिर्फ आपको उस हद तक बताऊँगा, बाकी जिस वक्त इसका किसी वक्त कोई इंक्वायरी शुरू होगी तो वहाँ हम इसकी डिटेल देंगे। लेकिन आपको ये बता दूँ कि रात को जब रिज़ल्ट कंपाइल होने का प्रोसेस, आपको मालूम है कि हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 जो है वो मुकम्मल करके हर पोलिंग स्टेशन वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है। इसकी एक कॉपी जो है वो कैंडिडेट के एजेंट के पास होती है, जिसके ऊपर भी साइन हुए होते हैं। और सेक्शन 92 इलेक्शन लॉज 2017 उसके मुताबिक ये मैंडेटरी है कि जब आप फॉर्म 47 यानी फाइनल रिज़ल्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जब मुकम्मल होगा और वो फॉर्म 47 में भरा जाएगा जो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, वो फॉर्म 47 जो है वो कैंडिडेट की मौजूदगी के बगैर नहीं बनाया जा सकता। ये मैंडेटरी है। ये सेक्शन 42 में 92 के अंदर ये मेंशन है, लिखा हुआ है, स्टैट्यूट का पार्ट है ये। लेकिन जब वो स्टेज आती है आधी रात के अराउंड और रिजल्ट इन्होंने बंद कर दिया, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर साथ काफ़ी सारे पुलिस के जूनियर ऑफिसर उनके साथ वो बग़ैर इजाज़त के रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुए। और दाखिल होते ही सबसे पहला काम किया कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो पोलिंग एजेंट थे, जो उनके इलेक्शन एजेंट थे इस पूरे हलके के, जो वहाँ पे उनका मौजूद होना, क्योंकि सेक्शन 92 में ये लिखा है कि जो कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू हिज एजेंट
तो वो एजेंट उनके वहाँ मौजूद थे, उनको बाकायदा ज़बरदस्ती ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द रूम ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, निकाल दिया गया वहाँ से बाहर, कमरा बंद कर दिया गया और प्रेमिसेस से भी सबको बाहर निकाल दिया गया, उस हाथे से भी सबको बाहर निकाल दिया गया। और थोड़ी देर के बाद ये मालूम हुआ कि गालिबन जो बात में डिटेल में भी आई है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो गालिबन जिस वक्त स्टेज आएगी कि जहाँ पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी तो वो स्टेटमेंट देने को भी तैयार हैं। उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया और उनको मजबूर किया गया कि आप ये यहाँ से छोड़ दें। उनको वहाँ से हटा के आधी रात को एक और रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, और ये जो उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रिगिंग जो है, ये वो नए रिटर्निंग ऑफिसर जो आए, ये उनकी मौजूदगी में ये नया रिज़ल्ट तैयार किया गया। ये मैं आपको ये वो उस पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ जो हमारे से ताल्लुक़ था, उसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं और इसकी पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में भी हम इसकी डिटेल देंगे, अगरचे पिछले कई दिन से पटिशन दायर हुई है। आप कहते हैं कि शायद सुबह उसकी टर्न आ जाएगी, देखें। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि रिगिंग का ये अंदाज़ जो है, जो तमाम उन पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर फैब्रिकेटेड रिजल्ट तैयार किए गए हैं, अदरवाइज ये स्टोलन रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जा रही है, ये स्टोलन रिजल्ट है। और ये रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी वो नाकाम हुकूमत है, वो इलीगल हुकूमत है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी। मेरा तो वैसे ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गैर अखलाकी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट कर मैं कहूँ कि जी मैं जीत गया हूँ और उसके बाद मैं बाकायदा ओथ लूँ खड़ा होकर उस रिज़ल्ट की बुनियाद के ऊपर कौन सा इखलाक और कौन सा कानून और कौन सा मज़हब इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ सबकी इजाज़त जो है, क्योंकि एक और इजाज़त जहाँ जो सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो इजाज़त है इसलिए बाकी किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर, और जो जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा है, ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई कि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की इमा के ऊपर पंजाब की पुलिस पूरे के पूरे मुलव्वस हैं इलेक्शन के रिगिंग के प्रोसेस के अंदर। और ये मैटर जो है, ये एक इतना अहम मैटर है कि मुझे हैरत है कि इस अहम मैटर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने किस तरह से इसको कह दिया कि हम इसकी सुओ मोटो नोटिस नहीं लेते। आर्टिकल 184(3) किस वास्ते पाकिस्तान आइन का हिस्सा है अगर ऐसे मामले का आपने नोटिस नहीं लेना, अगर ऐसे मामले पे आपने सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना, जहां पूरे मुल्क के इलेक्शन को स्टोलन किया गया है, रिग्ड इलेक्शन के बुनियाद के ऊपर आपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं। पूरे के पूरे चीफ इलेक्शन कमीशन से लेकर डाउन द लाइन जो मुलव्वस हैं, जब तक उनको कटहरे में खड़ा करके सज़ा के लिए उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, ये मामला ख़त्म नहीं होंगे। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका का तकाजा भी है, रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के आइन का तकाजा भी यह है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बहुत जल्द अज जल्द ये कार्रवाई की जाए बाकायदा तौर के ऊपर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत मैं गुजारिश करूंगा जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कि इसका ये इतना अहम इशू है, इसका सुओ मोटो नोटिस लें। आप एक बड़ा बेंच बनाएं और उस बेंच में आप मत बैठें, क्योंकि आपके खिलाफ इल्ज़ाम है। जिसके खिलाफ इल्ज़ाम होता है तो वो कानून का तकाजा यही है कि आप उसमें खुद नहीं बैठें, बेंच बनाएं और जुडिशल इंक्वायरी का भी ऑर्डर करें उसके अंदर, ताकि ये खुल के चीज़ें सामने आ सकें
इस कौम से इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख में। पहले एक को आपने दीवार से लगा दिया, एक लीडर को नाजायज तौर के ऊपर पाबंद सलासल किया, गलत और झूठी सजाएं सुनाई, उनकी अपीलें नहीं लग रही, और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो सलूक किया गया इलेक्शन सिंबल की बुनियाद के ऊपर, और उस इलेक्शन सिंबल की बुनियाद के ऊपर कहा गया कि तुम इलेक्शन में एज पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और फिर पार्टिसिपेट ना करने के ऊपर जब उन्होंने कहा कि हम कैंपेन की इजाज़त नहीं है, आपने देख लिया है कि कैसे कितने कितने बड़े जलसे जो नवाज शरीफ को उस वक्त इजाज़त मिली थी जब वो भगौड़े भी थे और जब वो कॉन्विक्ट भी थे, उस वक्त भी उनको बेल लेके उनको ये इजाज़त दी गई। और एक जायज़ इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त एक कैंडिडेट जिसके एक नॉमिनेशन पेपर मंजूर किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो खुल के कैंपेन कर सके। कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी उसको। कॉर्नर मीटिंग में पुलिस पहुंच जाती थी, लाठी चार्ज करती थी और उनको वहाँ पे भगा देती थी, फिर उनके घर के ऊपर हमले होते थे, चादर और चार दीवारी की तस्लील की जाती, आर्टिकल 14 की वायलेशन की जाती थी, लेकिन खामोश थे। पाकिस्तान के आइन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और आला अदिया ने उस वक्त तोड़ दिया अमली तौर के ऊपर जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर आप खामोश रहे। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का आइन जो है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और आप जानते हैं कि दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक पार्टी पाकिस्तान के अवाम है, दूसरी पार्टी पाकिस्तान के स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दिए। आर्टिकल 5 स्टेट ने गारंटी की है फंडामेंटल राइट्स की शक्ल में कि हम तमाम आपके राइट्स जो हैं प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उनको संभाल के रखेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। वो ना प्रिजर्व हुए फंडामेंटल राइट्स, ना डिफेंड हुए, ना प्रोवाइड किए गए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपने खुद तोड़ दिया। ये सबसे घिनौना जुर्म है, मैं समझता हूं, पाकिस्तान की तारीख को कि फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से ट्रैम्पल करके, पाँव में कुचल के, रौंद के आपने पाकिस्तान के आइन की तस्लील की है। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये बात यहां ख़त्म नहीं होगी। ये पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं की जाती, पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, तो फिर आप जायज़ रास्तों को बंद करेंगे। तो फिर जिस तरह गालिब ने कहा था ना कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और हम कानून के बंदिशों में रहना चाहते हैं। पीटीआई का हर मेंबर, हर कैंडिडेट, हर इलेक्टेड मेंबर, हर पार्लियामेंट का मेंबर, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक आइन और कानून की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हम आइन और कानून की बंदिशों में लेके हमने इलेक्शन भी लड़ा और अब भी रहना चाहते हैं, लेकिन अपने जायज़ हक के लिए हम आवाज़ भी बुलंद करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। यह हमारा हक है और इससे हमें कोई रोक नहीं सकता हमारे हक से। क्योंकि जैसे वो हबीब जालिम ने कहा था, एक तो साबित कर दिया पाकिस्तान के अवाम ने, इस कौम के जो थे पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया। जैसे हबीब जालिम ने कहा था कि कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तहीं था। और आखिर में उसने कहा था कि हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। हम कानून और आइन के बंदिशों में एहतजाज करेंगे, हर किस्म का एहतजाज करेंगे और अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। बिल्कुल यह हमारा फैसला है। ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी फैसला है, पाकिस्तान की पीपल जो ये पीटीआई का ये फैसला है, पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप का भी ये फैसला है।